अब प्रधानमंत्री मोदी की बात कर ले, देश की बात हो गई तो प्रधानमंत्री मोदी कहाँ घूम रहे हैं आज? बुंदेलखंड, पारंपरिक नृत्य हो रहे हैं बुंदेलखंड के, और पीछे ये टोल प्लाजा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। तो साहब आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया। एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे बहुत आवश्यक था, न सिर्फ बुंदेलखंड के लिए बल्कि भारत के लिए, क्योंकि ये सीधा एक तरह से कहा जाए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारा जोड़ दे रहा है। बहुत की पोजीशन पर है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, है ना। तो तमाम सारी सड़कें जो है यहाँ से होकर गुजरती हैं, और पर्टिकुलरली जो झांसी वाला पॉइंट है, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ इस बुंदेलखंड को बनाया गया, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनाया गया, ये काबिले तारीफ है। बहुत खूबसूरती के साथ इसको जोड़ा गया तमाम सारी जगहों से। तो आइए साहब क्या क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, जरा वो सुन लें। गए हैं तो कुछ तो कहेंगे, कुछ तो बवाल मचाएंगे। पहला मुद्दा था यहाँ की खराब कानून व्यवस्था। जब मैं पहले की बात कर रहा हूं, क्या हाल था आप जानते हैं। और दूसरी हालत थी हर प्रकार से खराब कनेक्टिविटी। आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कानून व्यवस्था भी सुधरी है और कनेक्टिविटी भी तेज से सुधर रही है। आजादी के बाद के 7 दशकों में यूपी में यातायात के आधुनिक साधनों के लिए जितना काम हुआ, उससे ज्यादा काम आज हो रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आंखों के सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी करीब करीब 3-4 घंटे कम हुई है, लेकिन इसका लाभ इससे भी कहीं गुना ज्यादा है। तो साहब योगी जी की भी तारीफ कर रहे हैं, लगातार तारीफ कर रहे हैं योगी जी की, इसको जरा ध्यान दीजिएगा अगले वीडियो में भी। तो दो प्रॉब्लम थी, एक कानून व्यवस्था की और दूसरी नो डाउट बुंदेलखंड में कानून व्यवस्था की समस्या काफ़ी बड़ी समस्या थी, क्योंकि चंबल जैसे इलाके, तमाम सारे मतलब ऐसे इलाके पड़ते हैं जो बुंदेलखंड रीजन को हमेशा से ही एक दस्यु प्रभावित क्षेत्र बनाकर रखते हैं। कानून व्यवस्था भी सही हो गई, गुंडागर्दी भी खत्म हो गई, दस्यु तो खत्म हो ही गए, बागी तो खत्म हो ही गए। तो अब बचा क्या? कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी की इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी बुंदेलखंड के, पर्टिकुलरली झांसी वाले रीजन में। तकरीबन 15 साल तक तो जो नॉर्मल हाईवे है वो नहीं बन पाया, जो दिल्ली से होता हुआ आता है। ग्वालियर और झांसी के बीच में जो हाईवे तकरीबन 15 साल तक ये लटका रहा साहब। और आखिरकार जब ये सरकार आई तब इसने काफ़ी सारे नेगोशिएशंस हुए, मामला कोर्ट में चला गया था, कोर्ट से वापस लेकर आए, नेगोशिएशन किया, जैसे तैसे करके निपटाया। तो एक वो हाईवे बना प्लस ये एक्सप्रेसवे बना, कुल मिला के बुंदेलखंड को कनेक्टिविटी ज़बरदस्त मिल गई। फिर क्या हुआ? धन्यवाद सागर जी। यूपी जिस तरह आधुनिक हो रहा है, ये वाकई अभूतपूर्व है। जिस यूपी में, जरा याद रखना दोस्तों, मैं जो कह रहा हूं याद रखोगे? याद रखोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, याद रखोगे? पक्का याद रखोगे? बार बार लोगों को बताओगे? तो याद रखिए, जिस यूपी में सरयू नहर परियोजना का पूरा होने में 40 साल लगे, जिस यूपी में गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट 30 साल से बंद पड़ा था, जिस यूपी में अर्जुन डैम परियोजना को पूरा होने में 12 साल लगे, जिस यूपी में अमेठी राइफल कारखाना सिर्फ एक बोर्ड लगा करके पड़ा हुआ था, जिस यूपी में रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री डिब्बे नहीं बनाती थी, सिर्फ डब्बों का रंग रोगान करके काम चला रही थी, उस यूपी में अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतनी गंभीरता से काम हो रहा है कि उसने अच्छे अच्छे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है दोस्तों, पूरे देश में। तो साहब याद तो रहा नहीं होगा कि कौन कौन सी चीज़ें कितना समय लगा, तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो याद आ जाएगा। और बिल्कुल बाकी चीज़ों को भी याद रखिए जो 40-40 साल लगे जिनमें। और जहाँ तक रायबरेली के जो डब्बा कारखाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वहाँ डेंटिंग पेंटिंग और रिपेयरिंग होती थी मैन्युफैक्चरिंग की जगह। कमाल है, आपने मैन्युफैक्चरिंग का खोला तो कम से कम मैन्युफैक्चरिंग करो तो सही, दिखे तो सही। खैर, इस सरकार के आने के बाद में न सिर्फ रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में भी कोच का एक और कारखाना खोल दिया गया, यानी यात्री कोच जो होते हैं इनका, तो वहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, नए डब्बे बन रहे हैं, जुगाड़बाजी नहीं, डेंटिंग पेंटिंग है। तो ये फ़र्क है। तो उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का जो इलाका है, इसमें न सिर्फ बुंदेलखंड बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की एक नई गंगा बह रही है और लोगों को मज़ा आ रहा है। फिर क्या?
तो सवाल ये है कि इतना विकास कर रहे हैं तो वोट मिलने चाहिए। इसके बावजूद वोट कम हो गए, इसके बावजूद सीटें कम हो गई बीजेपी की। कैसे, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने वोट नहीं दिया होगा इसलिए, या कहीं संगठित तौर पर वोट पड़ा होगा इसलिए। तो सीटें कम हो जाएंगी तो सरकार चली जाएगी, तब क्या होगा? पर अपन वोट तो फ्री के लिए देते हैं। दिल्ली में देख लो, पंजाब में देख लो, आज भुगत रहे हैं लेकिन उसके बावजूद दे दिया। दिल्ली वालों से खूब सुन रखा था पंजाब वालों ने, फिर भी पंजाब वालों ने दिया। पंजाब वाले भुगत रहे, अब फिर किसी नए को टोपी पहनाई जाएगी। तो क्या कह रहे हैं मोदी जी, जरा सुने। साथियों, नए भारत के सामने एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का, आज की पीढ़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। आपका आज गुमराह हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी दोस्तों। इसलिए अभी से जागना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, तो रेवड़ी कल्चर की बात हो रही, सब आप समझ गए। बात किसी और ही शायद आप सब समझ चुके होंगे। रेवड़ी कल्चर, फ्री बांटो। लेकिन फ्री से क्या होगा? फ्री का हालत तो हमने देख रखी है। वेनेजुएला को देखा हमने श्रीलंका को देखा, ऐसे तमाम सारे और देश हैं सर जो बर्बाद हो गए फ्री के चक्कर में, बहुत सारे। तो फ्री तो सर कहीं कोई कुछ नहीं दे सकता। आपको अगर सरकार चलानी, सत्ता चलानी, तो आपको टैक्स लेना पड़ेगा। और जो लोग सोचते हैं कि फ्री में कुछ हो जाएगा, असंभव है। तो जितने एक्सप्रेसवेज बनते हैं, कॉरिडोर्स बनते हैं, इनमें पैसा लगता है। थोड़ा बहुत नहीं सर, लाखों करोड़ लगता है। तो पैसा कहाँ से आएगा? आपसे ही तो आएगा, उसी से देश तरक्की करेगा। तो यही बता रहे हैं मोदी जी कि आज अगर आप रेवड़ी के चक्कर में पड़े तो आपका कल जो है वो अंधकार में हो जाएगा। उसमें कोई दो राय नहीं है। जी यश जी, धन्यवाद। रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर बना रहे हैं। दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाएं पूरी कर रहे हैं। छोटे बड़े अनेक डैम बना रहे हैं। नए नए बिजली के कारखाने लगवा रहे हैं ताकि गरीब का, किसान का जीवन आसान बने और मेरे देश के नौजवानों का आने वाला भविष्य अंधकार में डूब न जाए। साथियों, इस काम में मेहनत पड़ती है, दिन रात खटना पड़ता है, खुद को जनता की सेवा के लिए समर्पित करना होता है। मुझे खुशी है कि देश में जहां भी हमारी डबल इंजन की सरकार है वो विकास के लिए इतनी मेहनत कर रही है। डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपना रही। डबल इंजन की सरकार मेहनत करके राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटी है। तो साहब एकदम क्लियर है। एक तरफ वो लोग जो फ्री की रेवड़ी बांटकर आराम से सत्ता में मजे करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग जिनको मेहनत करनी होती है, अपना रिपोर्ट कार्ड जनता को दिखाना होता है। दो ऑप्शन है सर आपके पास। उत्तर प्रदेश में रहा हूं, काफी लंबे समय रहा हूं, और एक जमाना तो वो था कि मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं कि गाजियाबाद में मैं रहता था और इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पाता था। इन्वर्टर चार्ज रहे इसके लिए गाजियाबाद में जगह जगह पर वो बड़े वाले जनरेटर होते थे जो ट्रॉली पे रखे होते थे, 100-150 केवी वाले। उनका एक कनेक्शन आता था, लाइन आती थी। मतलब इन्वर्टर का खर्चा अलग, बैटरी का खर्चा अलग, और वो उसका लाइन का खर्चा अलग, ताकि कम से कम वो इन्वर्टर को चार्ज करता रहे। और अगर इन्वर्टर फेल हो जाए तो कम से कम इस जनरेटर वाली लाइन से हम जो है बिजली ले लें।
वो 250-300 रुपये का कनेक्शन देता था, एक लाइट और एक पंखे का शायद, और वो एक कुछ MCB टाइप लगा जाता था, जो ट्रिप हो जाती थी आप उससे ज़्यादा जैसी चलाओगे तो लोड लेती नहीं थी वो। न सिर्फ ट्रिप होती थी, जल भी जाती थी, फिर वो आके उसमें 500 रुपये और मांगता था कि भैया ये दूसरी लगेगी, 500 रुपये और दो। तो जो लोग गाजियाबाद में रहें इस बात की तस्दीक कर देंगे कि साहब वाकई में, और ये हाल सन 2000 से लेकर तकरीबन 2010 के आसपास तक रहा, बहुत बुरा हाल रहा, बहुत ही बुरा। उससे पहले भी उत्तर प्रदेश का हाल यही था, लाइट नहीं आती थी। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, सस्ता ले लें, उस समय बिजली सस्ती थी, सस्ता ले लें और बिजली आए ही नहीं और वो महंगा पड़ जाए। बेसिकली क्या होता है जरा आप समझिए, अब मैं आपको समझाता हूँ, जो टेक्निकल लोग हैं वो समझ जाएंगे। आपका मीटर चल रहा है, आपने 1 किलोवाट का कनेक्शन लिया, आपका मीटर अगर 800 850 VA पर वाट्स पर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आप ओवरलोड पर जाते हो, 1000 के आसपास आते हो, 1000 से ऊपर निकलते हो, आपका मीटर तेज घूमने लगता है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, पर मैं बता रहा हूँ आपको, आपका मीटर ओवरलोड होकर तेज घूमने लगेगा, यानी आपका बिल ज़्यादा आएगा। तो अब हुआ क्या, लाइट थी नहीं आपके यहाँ। लाइट जब आती है काफ़ी समय बाद, जब लाइट नहीं होती तो फ्रिज भी एकदम से चलता है, आप AC भी चलाते हो भड़बड़ा कर, फ्रिज AC, आपका इन्वर्टर भी चार्जिंग दोबारा शुरू करता है, पंखे भी चलाते हो, सारी बिजली एक साथ जब उठती है तो एक्चुअली जो आपका 100 यूनिट का बिल आना है वो 125 या 150 का यूनिट का बिल आएगा, एक्स्ट्रा बिल आ जाएगा, राइट। तो फ़ायदा कहाँ हुआ, आप इन्वर्टर का भी चार्ज कराने का पैसा दे रहे हो, बिजली से आपकी चार्ज हो रहा है, उसका भी पैसा जा रहा है, बैटरी का भी हर साल का खर्चा लगा हुआ है, 2 साल चल जाएगी, तब भी 10-12 हज़ार रुपये वो हो गए। आपने कैलकुलेट नहीं किया ना सर कभी, इसको जरा कैलकुलेट कीजिए, आपको बिजली महंगी बिजली सस्ती लगने लगेगी। तो इन्वर्टर का फूकना, वो इन्वर्टर का भी लगा लीजिए, 2-3 हज़ार रुपये उसमें भी लग ही जाते हैं साल भर में, कभी ये हो गया कभी वो हो गया। और कुछ लोग तो बदल ही लेते थे हर साल 2 साल में, उनमें से मैं भी एक था कि रट्टा झंझट नहीं चाहिए भाई, बदल लो, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के महंगा पड़ता था और बिजली नहीं आती थी। आज बिजली आती है, ये सारे झंझटों से आपको छुट्टी मिल गई, ना बैटरी लाना, ना ये करना, ना बैटरी को पानी भरना, ये करना, बैटरी पे एक निगाह लगा के सब खत्म जी। तो ये फ़र्क है, दिल्ली वाले आज पावर कट का आनंद ले रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश वाले उल्टा हो गया सर। पहले दिल्ली में फ्लिकर नहीं होती थी लाइट, फ्लिक नहीं मारती थी, अब उल्टा हो गया, दिल्ली में लाइट चली जाती है, गाजियाबाद में, नोएडा में देख लो लाइट होती है, तो बड़ा आखर जाता है कभी कभी देखने में। फिर वो कहते हैं हम फ्री में दे तो रहे, तो भाई फ्री नहीं चाहिए, पैसे में जब आप लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, महंगा नहीं पड़ेगा। तो साहब ये है कुल मिला के, इसलिए फ्री कोई चीज़ मत दीजिए। बचपन में मम्मी ने बताया था कि नहीं बताया था, कोई चॉकलेट दे, लॉलीपॉप दे, टॉफ़ी दे तो लेना नहीं, उठा के ले जाएगा। उसको तुम लोग भूल गए, उसको आप लोग भूल गए, दिल्ली वाले लोग, उसको याद रखिए, है ना। तो जब उसको याद रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फ्री वाले ना आपको उठा के ले जाएंगे सर, नुकसान हो जाएगा। चलिए, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम UPI एड्रेस है nshukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanathani, paypal.me/Sanathani